नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नवगीतकारों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से प्रमुख है हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर लाल शुक्ल जिनको अंचल कहा जाता है या उपनाम है उनका अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा नीरज, जानकी वल्लभ शास्त्री और सोम ठाकुर। तो नवगीत 20वीं सदी के छठे दशक की देन है। सन 1958 में राजेंद्र सिंह ने मुजफ्फरपुर बिहार से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गीतांगिनी, इसमें इन्होंने नवगीत नाम से इन गीतों को विभूषित किया और राजेंद्र सिंह को नवगीत का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। तो नवगीत के बीच छायावादोत्तर गीत लेखन में अर्थात हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल में खोजे जा सकते हैं। तो इसके बाद ये गीत धारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के गीतकारों के कंठों को सुसज्जित करती हुई नई कविता धारा में पहुंच गई और पंत, निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, अज्ञे, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती और भवानी प्रसाद मिश्र, इन सब का सानिध्य इसको प्राप्त हुआ। तो नवगीत की जो भाव चेतना है उसके आधार पर नवगीतों को या नवगीतकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आधुनिकता बोध संपन्न, दूसरे लोकबोध संपन्न, फिर प्रकृति बोध संपन्न और चौथे हैं जातीय बोध संपन्न। तो आधुनिकता बोध संपन्न में आधुनिकता की प्रवृत्ति निम्नलिखित गीतकारों में दिखाई देती है, जैसे ओम प्रभाकर, सोम ठाकुर, भगवान स्वरूप नईम, विनोद गौतम, विजय किशोर, डॉक्टर सुरेश, राजेंद्र गौतम, उमाशंकर तिवारी, रामचंद्र भूषण, कुमार रविंद्र, शंभुनाथ सिंह, श्री कृष्ण तिवारी, राम सेंगर और अमरनाथ। फिर है लोकबोध संपन्न, तो इसमें है ठाकुर प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, अनूप अशेष, सुधांशु उपाध्याय, गुलाब सिंह और अखिलेश कुमार। और प्रकृति बोध संपन्न जो कवि हैं या गीतकार हैं उसमें हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र कुमार, शिव बहादुर सिंह भदौरिया और अनूप विशेष और अनूप अशेष। और गुलाब सिंह। फिर जातीय बोध संपन्न जो गीतकार हैं उसमें हैं उमाकांत मालवीय, देवेंद्र शर्मा इंद्र, सोम ठाकुर, शंभुनाथ सिंह और राधेश्याम शुक्ल नीरज। तो नवगीत के संदर्भ में सोम ठाकुर ने कहा कि नवगीत सामाजिक विसंगतियों और जो विद्रूपताएं हैं उनके चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु उसमें निरीह जो रूप है वो अकेला नहीं छोड़ता, वह उसके जो घाव हैं उसको वेद बन करके रोगी की मरहम पट्टी भी करता है और उसमें दिखावा, बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं होगा। नवीन दृष्टि से लेकर के जनसाधारण के बीच खड़ा होकर के दैनिक समस्याओं का सामना नवगीत ने किया है। तो नवगीत में सामाजिक यथार्थ का निरूपण, नगरीय और महानगरीय परिवेश का चित्रण, व्यवस्था का विरोध, बौद्धिकता की प्रधानता, ग्रामीण और आंचलिक चित्रण, प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति, राष्ट्र चेतना का चित्रण, ये सब विशेषताएं नवगीत में पाई जाती है। तो नवगीत का जो कथ्य है हमारे देश की निजी, कड़वी, मीठी संवेदनशीलता का आशय है और उसका शिल्प निजी अभ्यासों के अनुकूल अपनी मिट्टी की नई तराश और नई पकड़ की गुंजाइश का पात्र है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नवगीत प्रारंभिक गीतों से भिन्नता में विशेष रूप से पहचाना जाता है। शब्दों का चयन
ग्रामीण अंचल और नगरीय परिवेश से किया जाता है। वस्तु पक्ष की तरह ही नवगीत का शिल्प पक्ष भी अति विशिष्ट और व्यापकता लिए हुए है। तो अब हम समकालीन कविता के बारे में पढ़ेंगे, जो नई कविता के बाद की प्रवृत्ति रही है। समकालीन कविता से पूर्व गद्य विधा में कहानी के बाद अकहानी और लघु कहानी या लघु कथा का रूप प्रचलित हो चुका था। उसी को आधार बना करके नवगीत के बाद पद्य विधा में जिस नवीन विधा का आविर्भाव हुआ उसे अकविता, अति कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही पीढ़ी, कबीर पीढ़ी, क्रुद्ध पीढ़ी या भूखी पीढ़ी आदि के नाम दिए गए। तो सन 1960 ईस्वी के आसपास नई कविता और नवगीत की धारा अपने से कुछ अलग होती हुई दिखाई देती है, जिसे अनेक नाम दिए गए। और ये जो नाम है उनके दो वर्ग दिखाई दिए। पहला अकविता, अति कविता और अस्वीकृत कविता। दूसरा विद्रोही पीढ़ी, कबीर पीढ़ी, क्रुद्ध पीढ़ी या भूखी पीढ़ी। तो पहला जो वर्ग है, इन तीनों नामों के विश्लेषण से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो निमित्त नए समास के आधार पर हुई। दो मदों को समस्त पद रूप से समन्वित करके इनका नामकरण किया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्योमितीय शब्दावली में कहा जा सकता है कि कविता शब्द को अ उपसर्ग उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ को अगर अलग कर दिया जाए तो अ और कविता, अ एवं कविता ये शेष रह जाते हैं। तो ये दोनों ही बहुचर्चित पद हैं और इनके विवेचन की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक अ का अर्थ विहीनता और न होना है। तो कविता के तत्वों को नहीं नकारा गया है। जो नहीं है वह क्या है? तो लगता है कि मात्र अकहानी के आधार अकविता कहाँ, कैसे कविता और अकविता में कोई भेद तत्व प्रस्तुत नहीं किया गया। तो यह तथ्य अवश्य सामने आया कि अकविता में नकारात्मक नहीं बल्कि विशिष्टता या चमत्कार का भाव रहा है। तो यहाँ कविता से अलग उसमें विशिष्टता या चमत्कार का भाव भरने के लिए अकविता शब्द का निर्माण किया गया। दूसरे वर्ग में जो नाम है उसमें ये पद जो विद्रोही, कबीर, क्रुद्ध और भूखी पीढ़ी, तो पीढ़ी पद जो है उभयनिष्ठ है। तो पीढ़ी का अर्थ वर्ग होता है। तो मानव सभ्यता का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होता है। इसी प्रकार नई कविता, नई नवगीत के पश्चात आने वाले वर्ग को पीढ़ी का नाम दिया गया। तो पीढ़ी विकास वंश परंपरा का विकास होता है। जैसे दादा के बाद पिता, पिता के पश्चात पुत्र अस्तित्व में रहता है। तो दादा पोते की जो धारणा है, भाव चिंतन है और जो दर्शन है, उसमें समयांतराल के या समय के अंतराल के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आ जाता है और यह परिवर्तन ही संघर्ष का कारण है। तो कुछ समय पहले दादा पोता से संघर्ष पीढ़ी संघर्ष का रूप धारण कर, जैसे पिता पुत्र में पीढ़ी का संघर्ष आया, तो वर्तमान में ये पीढ़ी संघर्ष जो है दशक संघर्ष का रूप धारण कर गया। कहने का तात्पर्य है कि 10 वर्ष के अंतराल में वैचारिक भिन्नता आ जाती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप पुरातन नवीन का जो संघर्ष है वो चलता रहता है। तो यह संघर्ष अनादिकाल से चलता रहा है और चल रहा है और चलता भी रहेगा। तो पुरातन पीढ़ी नवीन पीढ़ी को जन्म देती है और उससे संघर्ष करती है। तो नई कविता और नवगीत ने समकालीन कविता को जन्म दिया। अब रह गया प्रश्न कि पीढ़ी से पूर्व लगे जो पूर्व पद हैं, विद्रोही, कबीर और क्रुद्ध, इन शब्दों में रूप भेद है लेकिन इनकी जो आत्मा है वो एक है, इसलिए इनके अर्थ में भेद नहीं है। तो विद्रोह का अर्थ पुरानी मान्यता को अस्वीकार करना और नई मान्यता की स्थापना करना होता है। तो इस कार्य में प्राचीन पुरातनवादी कवि नवीनतावादियों का विरोध करता है। नवीनतावादी कवि प्राचीनतावादी और पुरातनवादियों का विरोध करता है। तो यह जो विरोध है या ये जो संघर्ष है वह विद्रोह कहलाता है। कबीर विद्रोही कवि थे, इसीलिए कबीर को विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया।
तो कबीर को बाह्य आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़ियों से बहुत नफरत थी। इनको देखते ही वह क्रुद्ध हो जाते थे, तो उसमें क्रोध की भावना का भी उदय हो जाता था। तो क्रोध विद्रोह का ही पर्यायवाची बन गया। तो अधिकांश समकालीन कविता के कवियों का संबंध निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो भूख प्यास से आकुल व्याकुल रहे और अपनी भूख मिटाने के लिए विद्रोही हो गए। तो इसलिए उसको भूखी पीढ़ी या विद्रोही कहा गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन कवि विद्रोही कबीर जैसे विद्रोही, क्रुद्ध और भूखी पीढ़ी अर्थात वर्ग से था। इन सभी नामों का एक ही अर्थ अपनी पूर्व पीढ़ी के विद्रोह में नवीन मान्यता और नई धारणा का विकास करना, उसकी स्थापना करना। अपने उद्देश्य के अनुसार उन्होंने अपनी कृतियों की जो प्रवृत्ति है उसका विशेष नामकरण किया, और ये जो नामकरण है वो अनुभूति जन्य, संवेदनशील और यथार्थ पर आधारित है। तो इनके दर्शन और मूल्यों में समय समय पर परिवर्तन दिखाई दिया। तो सन 1960 के बाद काव्य के क्षेत्र में नए मोड़ दिखाई दिए। वहाँ एकाएक दिखाई देने वाली कोई नई वस्तु नहीं है। नई कविता और नवगीत से ही विकसित और ये प्रस्फुटित हुआ है समकालीन कविता। अकविता वालों ने अपनी कविता को अलग करने के लिए उसे अकविता नाम दिया। इस प्रकार समकालीन कविता अर्थात अकविता नई कविता और नवगीत से बिल्कुल अलग नहीं बल्कि उसी का विकसित रूप है। यही कारण है कि अकविता वाले मौलिकता के आधार अकविता को कविता और नई कविता या नवगीत से अलग स्थापित नहीं कर सके। तो वास्तविकता यह है कि सन 1960 के बाद काव्य क्षेत्र में नए मोड़ दिखाई दिए और अकविता में जो स्वर उगे हैं, जिनका बीजवपन हुआ, वो नई कविता में हो चुका था। तो नवगीत में अंकुरित होकर के इस समय में वह प्रस्फुटित हुआ। ये स्वर नई कविता के मौलिक स्वरूप या मूल आधार नहीं थे, लेकिन नई कविता या नवगीत से इनको हमेशा भिन्न नहीं कह सकते जैसे अकविता वाले कहते हैं। तो समकालीन कविता की कुछ काव्यगत विशेषताएं भी हैं, जैसे विद्रोही स्वर, पीड़ाबोध, विकास, समयान्मुख, जनक्रांति, राजनेताओं के प्रति शोभ और भाषा भंगिमा। तो सबसे पहले है विद्रोही स्वर। तो अकविता के नामकरण के विवेचन से ये स्पष्ट हो गया कि सन 1960 के बाद उदय होने वाली अकविता में असंतोष, अस्वीकृति, क्रोध और विद्रोह के भाव सबसे अधिक स्पष्ट हुए। असंतोष और अस्वीकृति का जो स्वर है वो नई कविता में विद्यमान रहा है। मुक्तिबोध के अलावा अन्य कवियों में भी विद्रोह का स्वर था। तो कहीं व्यंग्य का रूप धारण करके आया था, कहीं स्पष्ट विद्रोह के रूप में। तो अंतर केवल इतना ही है कि 1960 के बाद इस स्वर ने अकविता में आकर के अत्यंत करारे व्यंग्य और विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जीवन के टूटते हुए क्षणों की अनुभूति ने उसकी जो संवेदना है, उसकी व्यथामय तथा उसमें फूटती हुई अस्वीकृति की उग्रता को भली भांति समझ लिया। और अकविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में अभिव्यक्ति प्रदान की। विषय और अनुभूति के अभिजात्य या विशिष्ट दृष्टियों, वादों से जो निर्मित घेरे हैं, परिसीमाएं हैं, अवरोध हैं, उनको तोड़ करके व्यक्ति के द्वारा भोगे गए मानव जीवन के प्रत्येक क्षण के छोटे बड़े सत्यों को प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से उभारने में अकविता की सार्थकता को अनुभव किया गया, जिसमें रह करके अनागत के आगमन की आशा, स्वयं को अंधेरे में प्रकाश की तरह जला करके पुष्प की भांति पल्लवित और प्रफुल्लित करके अपने को सार्थक और अपने द्वारा युग को मूल्यवान बनाने की जो आस्था है, उसका स्वरूप सबके सामने प्रकट हुआ। उसके बाद दूसरी विशेषता है पीड़ाबोध। तो अकविता जिस युग की उपज है, वह युग
पीड़ा बोध अधिक दे सकता था और विद्रोह कम। तो स्वराज्य प्राप्ति की जो आरंभिक बेला है उसमें जो यातना, पीड़ा और दर्द जो असहनीय हो गया था वह अपने साथ भविष्य के लिए आश और विश्वास का स्वर भी लिए हुए था। लेकिन एक दुविधा थी, पीड़ा और आशा टूटन की जो वास्तविकता है उसके बनने का जो स्वप्न है जिसमें पीड़ा और टूटन अधिक थी, बनने की आशा और स्वप्न कम। तो मोहभंग पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, इसलिए अकविता में पीड़ा, यातना और अस्वीकृति बोध है। यातना और अस्वीकृति भी पीड़ा के प्रतिरूप हैं। तो पीड़ा बोध का स्वरूप जो है वो उभर करके आया था, लेकिन विद्रोह का उभार अभी नहीं था। तो धीरे धीरे मोहभंग हुआ, व्यक्ति का सामाजिक परिवेश अत्यधिक कुरूप होता गया, भविष्य के आशा के स्वप्न बिखरने लगे। तो इसमें विभिन्न मार्ग थे, जिनमें से ऐसे परिवेश में साहित्य अर्थात अकविता या समकालीन कविता के सामने दो मार्ग उभर कर आए। पहला था वह अकविता के प्रधान स्वरूप में स्वर मिलाकर के पीड़ा की मुक्त अनुभूति को और गहराई से अभिव्यक्ति प्रदान करना, और दूसरा था ये पूर्ण परिवेश उसके संवेदनशील मन को झकझोरता और पीड़ा के मध्य से उभार कर उसे विद्रोही बनाता हुआ सब कुछ अस्वीकृत करने के लिए प्रेरणा देता। तो अकविता में दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती थी। अकविता वाले संवेग, संचेतना को, नव विकसित सत्य को सहज और एक सरल ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान करने की घोषणा करते हैं। ये अव्यवस्था, विसंगति, मूल्यहीनता, विरोधाभास और आदर्शों के अकाल से आंदोलित नहीं होते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया है वो थी विद्रोह की। तो विद्रोह की दो प्रवृत्तियां होती है, एक अस्वीकृति या विध्वंस और दूसरा होता है रचना। तो अकविता में विद्रोह के नाम पर जो लिखी जाने वाली कविताएं हैं उनमें अधिकतर लक्ष्य विहीनता का प्रतिनिधित्व करती थी, और लक्ष्य विहीनता ने उन्हें सुविधावादी या अवसरवादी बना दिया। तो ये सुविधा का विद्रोह करते थे, और जहां उन्हें करने की सुविधा का अवसर दिखाई देता था वहां विद्रोह कर डालते थे। लेकिन जहां उन्हें दिखाई देता था कि विद्रोह का परिणाम खतरा मोल लेना है तो वहां वे चुपके से निकल जाते थे। तो अकविता या समकालीन कविता के कवियों को सबसे बड़ी जो विसंगति दिखाई देती थी वो थी विभत्सता। ठीक है, अगला है विकास। तो समकालीन कविता या अकविता आंदोलन, ये एक आंदोलन नहीं बल्कि नई कविता की जीवन की ओर उन्मुख एक धारा का विकास करना है, जिसमें आंदोलन की योजनाबद्ध रेखाएं नहीं है, लेकिन वर्तमान जीवन की जो विषम संवेदनाएं हैं या जो पीड़ाएं हैं उनका बोध होता है। तो ये अनुभव और बोध आंदोलन से नहीं बल्कि सत्य से प्रेरणा ग्रहण करके वर्तमान की जो विषम परिस्थितियां हैं उसकी अस्वीकृति और विद्रोह सभी को आवश्यकता के अनुसार उसमें सम्मिलित करते हैं। तो सन 1960 के बाद की जो धारा है उसमें कवि भी आ जाते हैं जो नई कविता के विशिष्ट कवि रहे हैं, जिनमें जीवन धारा की उज्ज्वलता प्रदान रही और जो नई कविता की बनती हुई सीमाओं से अलग होकर के उन्हें तोड़ने के लिए फिर व्याकुल हो उठे, और वे कवि भी हैं जिनका आविर्भाव सन 1960 के बाद हुआ। तो इन कवियों ने एक और तो जीवन की जो विकसित चेतना है या जटिलता है उसका अनुभव किया था, और दूसरी ओर यह देखा कि नई कविता के भी जो फॉर्मूले हैं वो लदने लगे हैं। तो उसमें प्रतीक और दर्द ये रूढ़ बनते जा रहे हैं। तो प्रतीकों की ऊंची गुफा में बंद होकर के कविता हमेशा अंतर्मुखी या निस्पंदित होती जा रही है। तो इस ठहराव को तोड़ना था, तो अकविता को फिर से जीवन के निकट लाना था, या समकालीन कविता की जो जीवन धारा है उससे अवगत होकर के उसको अग्रसर करना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो नव गीतकार है उनके बारे में जाना, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर लाल शुक्ल, गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा, नीरज और जानकी वल्लभ, सोम ठाकुर, ये सब। इसके बाद हमने भाव चेतना के आधार पर नवगीतकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया।
एक आधुनिक बोध संपन्न, लोकबोध संपन्न, प्रकृति बोध संपन्न और जातीय बोध संपन्न। उसके बाद नवगीत में जो सामाजिक यथार्थ का निरूपण है और महानगरीय परिवेश है, व्यवस्था का विरोध, बौद्धिकता की प्रधानता, ग्रामीण और आंचलिक चित्रण, प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति, राष्ट्र चेतना का चित्रण, इन सब विशेषताओं को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो समकालीन कविता है वो किसे कहते हैं, समकालीन कविता से क्या तात्पर्य है, अकविता क्या होता है, अस्वीकृत कविता क्या है, अति कविता क्या है, या विद्रोही पीढ़ी, कबीर पीढ़ी या क्रुद्ध पीढ़ी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ली। और इसके साथ ही समकालीन कविता की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनमें से विद्रोही स्वर, पीड़ाबोध और विकास, इन सब के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम जो समकालीन कविता की काव्य विशेषताएं हैं जैसे सामान्योन्मुख, जनक्रांति, राजनेताओं के प्रति क्षोभ और भाषा भंगिमा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।